हेलो एवरीवन। एसबीआई क्लर्क के लिए जो अभ्यास मैगजीन है उसमें 450 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 15 क्वेश्चंस किए थे। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एसबीआई क्लर्क से पहले अगर ये 450 क्वेश्चंस कर लेते हो तो इनफ, आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है हो गई। अब जस्ट रिवीजन के लिए क्वेश्चंस बेटर हैं, अगर आप कर लेते हैं तो बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना इन क्वेश्चंस को डेली। अगर आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन करते हैं या 35 क्वेश्चन करते हैं डेली बेसिस पे, तो उनको नेक्स्ट डे रिवाइज ज़रूर करना, चाहे कम हो जाए लेकिन रिविज़न ज़रूरी है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर। किसी भी स्क्वायर है किसी नेगेटिव नंबर का, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो 2200% ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद से 2200% हो जाता है। तो मैं सबसे पहले नंबर को ए एज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने ए का स्क्वायर किया, तो वो क्या हो जाएगा, लेट हमने नंबर एज्यूम कर लिया ए है, तो उसका 2200% हो जाएगा, मतलब ए का खुद का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का 2200%। जब भी बोलते हैं कि 10% बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, 100 में 10 ऐड करते हैं, तो मतलब वो 110% हो जाता है। तो यहीं पे 2200% है तो कितना होगा, 1 प्लस 2200 डिवाइड बाय में 100, इतना हो गया। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज m, मतलब उन जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें हम डिजिट्स का अगर सम करते हैं तो वो m काउंट होगा। आपको पहले m की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों ऑप्शन में पुट करके देखना क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ से सोल्व करते हैं। अगर मैं a को कट कर दूँ दोनों तरफ तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 प्लस में ये इससे कट हो गया 22, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 23। ए आपको क्लियर हो गया। अब ए क्लियर हो गया तो ए का स्क्वायर कितना होगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, 529। अब इसकी सम ऑफ द डिजिट्स, इनका डिजिट्स का सम करना है, 5, 2 और 9 कितना हो जाएगा, 16। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 16, जो इज इक्वल टू m के इक्वल है। अब ऑप्शन देखिए, m इज डिविजिबल बाय 3, क्या 16 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। m इज एन इवन नंबर, 16 एक इवन नंबर है। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो सेकंड इसका आंसर होगा कि सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, द रेडियस ऑफ द कॉन। मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर्स में आप जस्ट फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, एग्जाम में अगर टाइम बच जाता है तो इसको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज मत उठाएं इस तरह के क्वेश्चंस को। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चंस की चॉइस करना आना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, द रेडियस ऑफ द कॉन इज सेम एज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मतलब दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों की रेडियस को हम आर एज्यूम कर लेते हैं, कोन की भी और सिलेंडर की भी। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन दी कोन, मतलब वॉल्यूम इतनी कम है कोन के कंपैरिजन में सिलेंडर की। अगर हाइट दे रखी है कोन की और सिलेंडर की 36, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कोन की हाइट है 36 और सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इस क्वेश्चन को उठाने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या वॉल्यूम क्या है सिलेंडर की, कोन की वॉल्यूम क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, उसके बाद ही कर पाएंगे, अदरवाइज सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। अब बोला कि कोन से इतना एरिया कम है तो कोन का वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेंडर की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से इज इक्वल टू 1232। इसको सोल्व करना है। हम यहाँ से क्या करते हैं, पाई और आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो हमने यहाँ से ले लिया आर स्क्वायर को कॉमन, और यहाँ से क्या बच गया 1/3 और एच। हाइट कितनी है आपके पास कोन की है 36, तो यहाँ पे 36 पुट करेंगे, 3 से कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, माइनस पाई और आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की, 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1232। तो यहाँ से कितना बच गया, 2 बच गया आपके पास। आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, 1232 ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, एंड पाई की वैल्यू ये 7 इधर एंड 22 इस साइड। इसको सोल्व किया, कितना आ गया 196। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, तो रेडियस हमें मिल गई 14। अब क्या निकालना है, अब निकालना है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, जो क्या होता है 2 पाई आर एच। पाई की जगह पे 22/7 पुट करेंगे, आर जो हमने निकाली है 14, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी, हाइट ऑफ द सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, कितना हो गया हमारे पास 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंट पी टू द डिपार्टमेंट क्यू, मतलब पी और क्यू के एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी एंड क्यू
पी के कितने हैं 14 एंड 19, ये रेशो दे रखा है जस्ट इनका। 30% ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंट क्यू आर फीमेल, तो इसमें से अगर 30% फीमेल हैं तो 70% क्या बच गए मेल, ये हो गई फीमेल, एंड 70% क्या हो गए मेल हो गए। अब बोला कि द नंबर ऑफ द मेल इन बोथ द डिपार्टमेंट आर सेम, मेल्स दोनों सेम है लेकिन जो फीमेल्स के बीच में डिफरेंस है दोनों का वो 30 है। आप बताइए कि एवरेज क्या है दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का। सबसे पहले देखिए, अगर इसमें फीमेल है 30 तो इसमें कितने मेल बच गए 70। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 70% मेल है तो इसमें भी 70% होंगे, नहीं, क्योंकि इनका रेशो अलग अलग दे रखा है हमें। हम पहले इसका 70% निकालते हैं। मैं इसको 19x एज्यूम कर लेती हूँ कि ये क्या है मेरे पास 19x है, तो 19 का अगर मैं 70% निकालूँ तो कितना हो गया 13.3। इसका मतलब इसमें मेल कितने हैं 13.3, तो इसमें भी मेल कितने होंगे 13.3। फीमेल कितनी बच गई 14 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 0.7। इसमें फीमेल कितनी बच गई 13, टोटल है 19, तो इसमें फीमेल कितनी बच जाएंगी, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5.7, हमारे पास क्या आ गया फीमेल्स आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब बोला है कि दोनों फीमेल्स के बीच में 30 का डिफरेंस है, इसकी तो इतनी फीमेल है इसकी इतनी है, तो डिफरेंस अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बच गया 5x का डिफरेंस रह गया इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब बोला है एवरेज निकालो टोटल एम्प्लॉयज़ दोनों डिपार्टमेंट के, ये 14x है ये 19x है, दोनों को ऐड करके कितना बन गया 33x। 33x की वैल्यू है 6, ये तो आ गए टोटल दोनों के, हमें चाहिए एवरेज, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 99, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। एस टी इज इक्वल टू डी, जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस बनता है। अब बोट कवर 366 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 366 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करती है डाउन स्ट्रीम स्पीड से, 170 अपस्ट्रीम स्पीड से, टोटल टाइम लगता है 8 घंटे का। इतना क्लियर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय बोट इन 5 आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में 5 घंटे में डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा, टाइम मिल गया 5 घंटे, हमें क्या चाहिए बोट ऑफ द स्ट्रीम, ना तो डाउन स्ट्रीम ना अपस्ट्रीम, टोटल स्टिल वाटर में आपको बोट की स्पीड चाहिए। अब देखिए इन्होंने 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं और ये बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशेंट है, मतलब किस स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हैं। पहला है, इसको सोल्व नहीं करना आपको, जस्ट इस तरह के क्वेश्चन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप बिना पेन पेपर उठाए हुए इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज़ 34 किलोमीटर। क्या मैं इससे सोल्व कर पाऊंगी सिर्फ इस स्टेटमेंट से, अपस्ट्रीम है 34 यहाँ से कट जाएगा, इसका टाइम निकल जाएगा, उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी, इससे डिवाइड किया तो इसकी स्पीड मिल जाएगी, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों स्पीड मिल जाएंगी। बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बोट की स्पीड मिलते ही इसमें पुट किया एंड सोल्व हो जाएगा। इसका मतलब पहली अकेली स्टेटमेंट से मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकती हूँ। अब दूसरा देखिए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 44, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब बोट और यहाँ पे 44 और बोट -44 ये दे रखा है और 8 घंटे का टाइम। इससे भी मैं बोट की निकाल सकती हूँ, थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन सोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ऐसी हैं कि कोई भी स्टेटमेंट दे दे मैं दोनों से सोल्व कर पाऊंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, आइदर स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, मतलब कोई भी एक दे दो, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन क्रॉस करती है, ये भी ट्रेन का क्वेश्चन है, इसमें भी एस टी इज इक्वल टू डी लगेगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस आ गया। एक ट्रेन क्रॉस करती है एक ब्रिज को 80 सेकेंड में और एक पोल को 50 सेकेंड में। आपको बताना है क्वांटिटी 1 बड़ी है या 2 बड़ी है। क्वांटिटी 1 में है ब्रिज की लेंथ और 2 में है ट्रेन की लेंथ। सबसे पहले जब भी ट्रेन का चैप्टर करें एक चीज़ याद रखिए, जब भी ट्रेन किसी पोल को, किसी स्टैंडिंग पर्सन को, इस तरह की चीज़ को क्रॉस करती है जिसकी बहुत ही कम डिस्टेंस है, मतलब किसी पोल को क्रॉस किया, इट मीन्स ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। जब वो ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन ब्रिज को भी क्रॉस करेगी, खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। इस चीज़ को आप याद रखिए। सबसे पहले देखिए, ब्रिज में लग रहे हैं 80 सेकेंड, तो ब्रिज में टाइम लग रहा है 80 सेकेंड का। पोल में, पोल क्या हो गया, ट्रेन खुद को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन खुद को क्रॉस करने में लगा रही है 50 सेकेंड। इतना क्लियर हो गया। ब्रिज में ट्रेन किस किस को क्रॉस कर रही है, ट्रेन को भी और ब्रिज को भी। ट्रेन अकेली को क्रॉस करने में 50 सेकेंड लेती है और ब्रिज में दोनों में 80। इट मीन्स अकेले ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड का। इतना क्लियर हो गया। अब आपको बताना है लेंथ ऑफ द ब्रिज बड़ी है या लेंथ ऑफ द ट्रेन।
जिस चीज़ को क्रॉस करने में 30 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ छोटी होगी। जिसमें 50 सेकंड, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है क्रॉस करने में, इसका मतलब उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर किसी काम को, किसी चीज़ को, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। स्पीड तो सेम ही है ना ट्रेन की। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रेन की लेंथ बड़ी है। तो ट्रेन की लेंथ क्वांटिटी 2 बड़ी है क्वांटिटी 1 से, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21। पाइप दे रखी है XYZ, किसी टैंक को 84 मिनट, 140 मिनट्स एंड 168 मिनट्स में भरती है। अगर तीनों पाइप्स को ओपन कर दिया जाए तो टैंक m मिनट में भर जाएगा। अब m के अकॉर्डिंग ये बताइए कौन सी चीज़ सही है। इतना क्लियर हो गया। अगर टाइम घंटे में दे रखा है तो तीनों घंटे में होने चाहिए, अगर तीनों सेकंड्स में है तो तीनों ही सेकंड में हो। अभी दे रखे इन्होंने मिनट्स में, x लगा रहा है 84 मिनट्स, y लगा रहा है आपके पास 140 मिनट्स एंड z को लग रहे हैं 168। ऐसा क्या नंबर ले जो तीनों से कट जाए। तो देखिए इसमें हमें नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्या नंबर ले। कोई छोटा होता है 12, 60 इस तरह से दे रखा हो तो हम ले लेते हैं, जूम कर लेते हैं। इस तरह को कैसे सोल्व करेंगे, 84, 140 एंड 168, ऐसा कोई नंबर जिससे कट जाए। 4 पे कट हो जाएगा 21, 35, 42, नेक्स्ट 7 पे चला जाएगा 3, 5, 6, नेक्स्ट 3 पे चला जाएगा 1, 5 एंड 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी आएगी इनकी मल्टीप्लाई, 840। 840 को 84 से डिवाइड करते हैं, यहाँ आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी, कितनी आ गई 10, 6 और 5। इतना क्लियर हो गया। अब बोला है कि तीनों को ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। ये है टोटल वर्क 840, इसको डिवाइड कर दो तीनों की एफिशिएंसी से, 6, 5, 11 और 10, 21। 21 से इसको डिवाइड किया तो 40 मिनट लगेंगे उसको भरने में। अब बोला है कि ये 40 मिनट इज इक्वल टू है m के। अब इक्वेशन देखिए, m इज़ अ इवन नंबर, ये इवन नंबर है 40, बिल्कुल है। m इज़ मोर देन 30, क्या m 30 से ज़्यादा है, हाँ m 30 से भी ज़्यादा है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी, बोथ 1 एंड 2। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। सोनल ने क्या किया, 2x + 5 kg राइस खरीदा, मतलब चावल का आटा लिया, कितने रुपए में, 640 रुपीज़ में। इतना क्लियर हो गया। उसमें उसने 3x - 4 kg वीट, मतलब गेहूं का आटा मिक्स कर दिया और उसने पूरे मिक्सचर को 46 पर kg के अकॉर्डिंग बेचा, उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए 15x - 20 की वैल्यू क्या है। इस पूरे क्वेश्चन में हमें अगर x की वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। दोनों चीज़ें कौन कौन सी दोनों चीज़ें बेची गई हैं, 2x + 5 को बेचा गया है, इतना चावल का आटा है, 3x - 4 गेहूं का आटा है। लेकिन इनका रेट नहीं पता। अगर इनका रेट पता लग जाए मुझे, मतलब कितने केजी के इक्वल है, ये सारे केजी में दे रखे हैं ना, इसको 640 के इक्वल नहीं रख सकते। 640 के इक्वल क्योंकि ये है पैसे और ये दे रखे हैं इतने केजी की वैल्यू, तो हमें इसके आगे टोटल केजी लिखना होगा कि कितने किलो की वैल्यू थी। वो कैसे निकलेगा, 640 उसने खर्चा किया, 640 रुपये लगे, 46 के हिसाब से बेच रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं मानूँ कि उसको प्रॉफिट ना हो तो वो कितने में बेचेगा उस चीज़ को, वो बेचेगा 4600 डिवाइड बाय में 115, मतलब प्रॉफिट हटा देते हैं। अगर प्रॉफिट हट गया तो वो चीज़ कितने की बिकेगी, उसके प्रॉफिट हटने के बाद वो चीज़ 40 रुपीज़ की बिकेगी। इसका मतलब अगर वो 40 रुपये की बेचे तो उसको बराबर प्रॉफिट हो सकता है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होगा अगर वो 40 रुपये की बेचे। 640 की चीज़ थी, हम कह रहे हैं कि वो 40 की बेचे, तो टोटल कितने केजी हो जाएंगे हमारे पास, 16 केजी, मतलब टोटल वैल्यू कितनी थी, 16 किलो। यहाँ पे 16 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 5x + 1 = 16। 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, x की वैल्यू आ गई 3। इतना क्लियर। इसमें पुट करो, वैल्यू निकालो, 15x - 20, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45, इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया आपके पास, 25 आंसर है, ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर। रौनक कवर करता है 70, ये भी बॉटम स्ट्रीम का है, ST = D हो जाएगा। रौनक कवर करता है 70% ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस 42 किलोमीटर की स्पीड से, 40% बचा हुआ 18 किलोमीटर की स्पीड से, बाकी बचे हुए को 40.5 किलोमीटर। अगर उसको 25 घंटे लग रहे हैं, जैसे बॉटम स्ट्रीम में होता है उसको इतना टाइम लग रहा है, तो आप टाइम ही निकाल लो। इसमें अगर आपको घंटे दे रखे हैं तो आप घंटे के अकॉर्डिंग निकालो, टाइम के अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि लेट वो डिस्टेंस 100 था, तो उसमें से 70% उसने कवर कर दिया, किस स्पीड से, 42 की स्पीड से। बाकी कितना बच गया, अगर टोटल 100 था, 70 हो चुका है, कितना बच गया, 30। 30 का 40%, मतलब बचे हुए का 40%। तो मुझे क्या करना होगा, 30 का 40%, 30 का 40% कितना होता है, 12।
तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाकी बचे हुए को 40.5, बाकी कितना बच गया 70 एंड 12 कितना होता है आपके पास 82, 100 में से सब्ट्रैक्ट किया कितना 18, कितना टाइम लग रहा है 25 घंटे का। इसको जस्ट सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में कट जाएगी वैल्यू, ये बचेगा आपके पास 5/3, 2/3 प्लस 4/9 इज इक्वल टू 25। 9 एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 15, 6, 4 इज इक्वल टू 25। इसको सोल्व किया तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आया 25 इंटू 9 डिवाइड बाय में 25 इज इक्वल टू 9। मतलब ये 100 हम एक्स एज्यूम करके चल रहे थे, टोटल 100x मान लिया ना हमने, एक की वैल्यू आ गई 9, तो इस 100 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना हो गया 900, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने 100 इसलिए किया क्योंकि कट रहा था, अगर कोई ऐसा नंबर ले लेते मान लीजिए 140 या कुछ ऐसा, आप कैलकुलेशन जितना ईजी कर सकते हो उतना कर लीजिए, बहुत कम टाइम लगेगा। 24 नंबर देखिए, इन अ डांस अकेडमी द एवरेज एज ऑफ द वाई स्टूडेंट इज 12। हमें नहीं पता वाई कितने हैं, 12 है उनकी एवरेज एज, वाई प्लस 7 देखें तो उनकी 20 एवरेज, बाकी बचे हुए जितने बच गए उनकी 24 है। अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं 40 और उनकी एवरेज एज दे रखी है 20.1, तो बताइए वाई की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो टोटल एज निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी टोटल एज, 40 स्टूडेंट्स हैं, 20.1 उनकी एवरेज एज है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 804। इतना क्लियर हो गया। अब कैसे निकालते हैं, टोटल सम निकालते हैं, तो इतने स्टूडेंट हैं इतनी एज है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12y, 12 को y से मल्टीप्लाई किया टोटल हो गया, y प्लस 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 20y प्लस में कितना हो गया 140, बाकी कितना बच गया, टोटल है स्टूडेंट्स 40, y प्लस 7 हो चुका है, तो आप 40 में से -y -7 कर दीजिए, कितना बचेगा 33 माइनस 2y, और इसको मल्टीप्लाई करना है 24 से, इज इक्वल टू 804। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, 16y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128, y की वैल्यू यहाँ से 8 निकल के आ गए। तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस में, एंड फिर आप कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट करिए अपनी, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये सिंप्लीफिकेशन इसीलिए नहीं बोलते कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक में हर जगह सिंप्लीफिकेशन है। खाली बैठे हो कहीं पे कोई सब्जी लेने गए हैं, कैलकुलेटर नहीं, फ़ोन में मत निकालिए, खुद से दिमाग में कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए, बहुत हेल्प मिलेगी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान्या एंड तान्या ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। मान्या तान्या 6:5 में उनकी इन्वेस्टमेंट हुई। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, देन टाइम, फिर हो जाता है प्रॉफिट। इतना क्लियर हो गया। 15 महीने के बाद राघव ने उनको ज्वाइन किया और थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ तान्या। तान्या की 5 है तो इसका 3 गुना, मतलब 15 इन्वेस्टमेंट दी 15 महीने बाद। टोटल बिजनेस चला 3 साल के लिए, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 साल में कितना हो गया 36। ये 15 महीने लेट आया, इट मीन्स इसको कितना टाइम लगा, 36 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये 21 महीने के लिए रहा, ये 36 मंथ के लिए था और ये भी 36 मंथ के लिए थी। सबसे पहले काट दीजिए, जितने से कटता है 3 से काट देते हैं, 12 एंड 7। प्रॉफिट का रेशो इनकी मल्टीप्लाई होती है इन्वेस्टमेंट और टाइम का, तो इनका कितना रेशो आया, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 72, 60 एंड 105, ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। 3 साल के बाद क्या हुआ, मान्या को 30% मिला, क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज कर रही थी, बाकी स्लीपिंग पार्टनर्स थे, तो जो मैनेज करता है उसको ज़्यादा रुपए मिलते हैं, 30% उसको मिले, बाकी बचे हुए को उनके रेशो के हिसाब से, प्रॉफिट के रेशो के हिसाब से बांट दिया। राघव को मिले हैं 12,950। आप बताइए तान्या को कितने मिले, तो इन्होंने चलो तान्या का पूछ लिया, तो हम डायरेक्ट इससे कंपैरिजन करके निकाल देते। अगर ये पूछते मान्या का, तो हमें क्या करना होता, पहले मान्या का निकालते, दोनों का हमें पता लगता कितना है, तीनों का निकाल के वो 70% होता, तो 30% एक्स्ट्रा और उसको मिला होता, तो काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता। नॉर्मल इन्होंने तान्या का पूछा है, तो तान्या का प्रॉफिट का रेशो कितना है 60, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, किसका दे रखा है ये राघव का, तो 105 से इसको डिवाइड कर देना है, कितना आएगा 7400 रुपये प्रॉफिट है तान्या का। तो यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मैं धीरे धीरे आपको एक दिन में 3 से 4 पार्ट करवा दूँगी, मैं कंप्लीट करवा दूँगी आपको एग्जाम से पहले, डोंट वरी। एंड आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।